लाइट डालो अंदर की बोल के हमारे किन्नर सर का लाइटा चालू करो बोल के कोई तो भी आवाज दिए, लाइट डाल दिया मैं अंदर की। वो टडौला गांव पे जब उस टाइम पे मैं यहाँ पे बैठा था नीचे, ये साइड में एक पैर नीचे रख के ऐसा बैठा, सडनली गाड़ी एकदम सडनली, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आ गया सामने, तो ऐसा क्यों रुकी बोल के मैं उठ के ठहर कर बाहर से झाँका वहाँ पे, तो एक गाड़ी लगी सामने, उसमें से 2-3 आदमी उतरे, एक आदमी ड्राइवर को आया, वो कुछ बंदों को बताया ऐसा, वो कुछ उससे बात कर रहा था, 2-3 आदमी मेरे साइड में आए, लेफ्ट साइड में। मैं डोर खोला, क्या हुआ साहब, पूछा उन्होंने, क्या हुआ साहब, बोलते पुलिस चेकिंग है ऐसा। मैं डोर नहीं खोला 2-3 मिनट तक, क्या बोलते पुलिस चेकिंग है, ओपन टू डोर बोलते, फिर वो ओपन टू डोर बोले तो हम डोर खोल दी। अंदर लाइट बंद थी, वो एक आदमी के हाथ में बैटरी थी, वो बैटरी बता रहे थे लाइट डालो लाइट डालो। मैं डोर बोला लाइट चालू करो, अंदर के चालू करे, 2-3 आदमी अंदर आ गए। अब मैं नीचे का जो साइड डिक्की खोलो, ये क्या है, ये सब बैटरी रहता है, इसमें पानी रहते हैं, इसमें टायर रहता है, वो हम खोल के बता रहे थे। 2-3 आदमी गए, एक आदमी नीचे पहले एक आदमी को लेके आए, फिर बाद में एक 5-10 मिनट में एक औरत बुढ़से को आई। औरत को लोग बोले आप चले जाओ, हम गाड़ी निकाल लें, तुम गाड़ी निकालो। औरत को बोले आप बैठ जाओ, चलो गाड़ी निकालो बोले, तो वो औरत बोली मैं अपने शौहर के बिना नहीं जाती। वो शौहर बोले, तो मैं बोला हस्बैंड को बोलते हैं साहब बोल के, मैं बोला नहीं आते, बोलते ठीक है आप बैठो गाड़ी में बोल के, बोले हम गाड़ी निकालो बोलते, गाड़ी निकालो बोल के आवाज उधर से आई गाड़ी, तो गाड़ी जो है ना हम निकाले। गाड़ी निकालने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं रुकाया कि भाई कोई अंधेरे में कोई छूट ना जाए, क्या थी चेकिंग बोल के, फिर बात हो गई। जरा किन्नर को बोले हम सीटा गिन ले भाई बोल, तो 3 सीट कम है बोल के बताओ। दूसरे दिन जब सवेरे आके ड्राइवर फोन कराया कि सीट नंबर 29, 30, 31 3 पैसेंजर उतार लिए, तो हम किसका है इंक्वायरी करें, तो अफजलगंज हिंदी ट्रैवल का था 3 सीट। फिर मैं ताजा ट्रैवल में फ़ोन करके 9 को बोला हूँ कि 3 सीट किसका इंक्वायरी करो, तो फिर गाड़ी का रिकॉर्ड लेके हिंदी ट्रैवल से हम फ़ोन करें, हिंदी वाले को लेकर आए कि फिर इंक्वायरी करके 3 सीट हिंदी ट्रैवल का है। फिर हम हिंदी वाले को फ़ोन करें कि भाई पैसेंजर ऐसा अपनी गाड़ी में से उतरा है, उसका कोई इंक्वायरी हुआ क्या तुम्हारे पास, उन्होंने बोला नहीं होगा। सेकंड डे हमको फोन आया मिस्टर कुमार कि भाई गाड़ी रास्ते में रोके, यानी कि जहीराबाद से 80 किलोमीटर बाहर रोककर कुछ लोग को उतार लिए। अभी वो बताया नहीं कि सीट नंबर क्या था, और लेडीज का लफड़ा करके ड्राइवर कुछ बताया बोल के बोले। उसके बाद 24 तारीख को मैंने फोन लगाया, तो ऐसे ही करा। 25 को मैंने फोन लगाया तो आउट ऑफ कवरेज बताया, और 26 के रोज 12-1 बजे के लगभग हमें फोन आया कि किसी ने नागरिक से फोन लगाया मिलने लेने की पट्टी चल रही कि लश्कर का आतंकवादी गुजरात में मारा गया, और सोहराबुद्दीन का लश्कर नाम भी दिया, लश्कर के सोहराबजी शेख। On 7th June 2006, the Director General of Police, Gujarat, ordered an inquiry to be headed by IGP Geeta Johri. She looked into the allegations leveled by Sohrabuddin's brother. This inquiry opened a can of worms and led to the arrest of 3 IPS officers, Rajkumar Pandyan, DG Vanzara and MN Dinesh. The Gujarat government, while claiming that these encounters were a common practice prevalent in other states, dubbed the arrests of the officers as proof of intentions to bring the guilty to book. Well, it's like any other state. There have been encounter specialists in Maharashtra, there are encounter specialists in Delhi, there are encounter specialists in J&K, in Punjab. Hundreds of people are alleged to have been killed through extra-legal means. So all over the country, Northeast is replete with allegations of fake encounters. But firstly, it is difficult for anyone to prove a fact of fake encounter. The evidence is so difficult to come by. And even if the evidence is collected, prosecutions are rare. Gujarat seems to be an exception, where the state police itself has held its own officers and not a head constable or a sub-inspector, but IPS officers of the level of DIG and SP, responsible directly
for the killing of a person in their custody. It's an exception to the rule. This kind of investigation is unprecedented. And it's not only that it has been detected by the state police, it's now sought to be prosecuted. And the prosecution as effective as it can be. Investigation is most painstaking. साथ में बड़ी जांच से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो। जब उनकी फिर कोष्ठक का अवशेष पता क्यों नहीं चला अभी तक? जब तुमने सब ऐसे कर दिया है तो कोष्ठक का अवशेष क्यों नहीं निकले अभी तक? क्यों ढूंढ पाया आपने? उसके अवशेष जो सामान था वो जेबलेरी पिनी उसके वो अभी तक कुछ भी अवशेष नहीं मिला है उसका, तो क्यों पता नहीं लगा पाया अभी तक ये लगा पाइए? जब इतना दावा कर रहे हैं ये के साथ, पहले दावा कर रहे थे हमने टेररिस्ट को मारा है, अब दावा कर रहा है हमने हमारा फ्रीजर को बंद कर दिए हैं। जब इसमें बड़े बड़े गृह मंत्री मुख्यमंत्री जैसे फंसते न जान लगे तो उन्होंने ऐसी दावेदारी शुरू कर दी उन्होंने। But the fact that it took about 6 months or 7 months to conduct any tangible inquiry itself, by itself that would weaken the case. All direct evidence would be destroyed. The place where the encounter took place, from where the bullet was fired, where it was fired, which part of the body did it hit him, where did he fall, how was the motorbike shown, in what state was it, in what position was it, whether it was at least possible, in any manner possible, that in the manner in which the police have described it originally in the FIR, such an incident could have occurred. For example, if you fire at a person from a point blank range, there will be a blackened wound. We don't know what kind of wound was found on his body. Now suppose there is a blackened wound, and suppose one is fired at point blank range, and there is a blackened wound. It will completely destroy the entire story that he was shot at from a distance. This is all direct evidence, not circumstantial. I'm not saying circumstantial evidence cannot be credible. It can be often very credible. It can by itself be enough to foist a conviction on someone under criminal law. But all direct evidence would get destroyed on account of this delay. And yet, the Gujarat government has tried many subtle tricks to sabotage the investigation. One example is the manner they dealt with Rajneesh Rai after this officer arrested Vanzara. His powers were taken away. That you will take the permission of Mr. Mathur, who was then the Additional Director General in charge of CID crime, before conducting any searches, before obtaining any scientific opinions, before making any arrests, on your future line of investigation, or conducting any custodial investigation. Now, if you implement this letter, then it virtually tantamounts to saying that the investigating officer cannot investigate. The investigation also suffered when Tulsi Ram Prajapati, a key witness in the Sohrabuddin case, was mysteriously eliminated in one more encounter. Vanzara and Dinesh were seen as involved. Charge sheet states that 3 people boarded the bus from Hyderabad. At one place it says that there was that person's name may be Kalimuddin, and thereafter they say that at some place where loosely translated, the exact Gujarati version, it's very difficult to translate it into English, but it says that the third person was disposed of. We don't know what that means. Now what has happened to that third person, who he is also something which is not exactly known by us. तुलसीराम प्रजापति जो था वो भी इस केस में अहम गवाह था। उसको इन्होंने, वो साथ में था इनके, उसको इन्होंने क्या किया कि बाद में एक किसी फेक केस में अहमदाबाद पुलिस ने उलझाया और उदयपुर पुलिस का भी उसमें सहयोग, वहां भी एक केस बनाया और उस केस में उसको कुछ दिन बाद गिरफ्तारी शो की और उसको जेल भेज दिया। उसके बाद उन्होंने लगातार दबाव बनाया, क्योंकि उसको पुलिस ने सोरा के साथ क्या किया, कैसे किया, ये पूरा मामला किस तरीके से निपटाया, इसकी पूरी जानकारी थी। It appears that Tulsiram had, in close proximity
to this visit on transit remand had written certain letters to the National Human Rights Commission and certain other authorities, saying that he is extremely apprehensive that he would be taken on the pretext of being taken on transit remand to Gujarat, and the ATS in Gujarat, that is the anti-terrorist squad in Gujarat, is extremely notorious, and they may do something to kill him in a fake encounter. At the time when Tulsiram Prajapati was killed, Mr. Vanjara was then the Director General of Police in that particular area in which he was killed. We believe that both these encounters were intrinsically linked to each other, and probably the accused or the persons who were guilty of killing Sohrabuddin did not want that this Tulsirams should be interviewed or should be investigated, and he should make any kind of disclosures which would in any manner implicate them. एक पिछाने पे था, इस साइड में था, सीने पे था, जांग पे था, पिंडली पे था, पीछे पीठ पे था, इस तरीके से निशान थे इनकी गोलियों के ऊपर। 8 गोलियों के निशान थे इनके ऊपर, और 3 दिन तक उनको साथ में रखा। ये उनकी शेविंग बता रही थी। पहली गोली जो इधर से लगाई थी नजदीक से, वो बाहर निकली, बराबर। 2 गोलियां छाती के ऊपर थी, 2 पैर में, 2 हाथ में थी। हमने टोटल गोलियां का निशान गिना था, वो 11 था, और 3 घाव था इधर, और पैर टूट गया था उसका। हाँ, वो बांध कर उसको मारा है। 8-10 आदमी होते हैं, 2 आदमी ने थोपा होगा, दूसरे ने मारा होगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? वो तो दिखते ही है, बॉडी देखकर मालूम पड़ जाता है कि उसे नजदीक से मारा होगा। दूर से मारा होता तो गोली आर पार नहीं निकलती, अंदर घुस जाती है गोली। नजदीक से मारोगे तो आर पार निकल जाएंगी। बहुत ऊंधा घाव था उधर, और उसको टॉर्चर किया था वो छुरी से, और इतनी सारी गोली की जरूरत। अगर एनकाउंटर होता है तो इधर गोली कभी लगती नहीं, क्योंकि इधर गोली तो इधर नजदीक से ऐसे लगाओ तो ही लगती। अगर आप भाग रहे हो तो इधर गोली नहीं लगती, कभी पीछे लगती।